Good morning, students. In previous class, we have studied about the hybridization and covalent bond. On yesterday, we have learned how to write the hybridization of different atoms in different molecule. Okay, and I have taught you the calculation or writing of hybridization by two methods. ना दो मेथड से मैं पढ़ाया हूँ. एक तो था कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेते थे और हाइड्रोजन कॉन्टेनिंग है तो 2 से डिवाइड कर देते थे, और अदर देन हाइड्रोजन कॉन्टेनिंग में 8 से डिवाइड कर देते थे, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाता था और हाइब्रिड ऑर्बिटल के हिसाब से हाइब्रिडेशन लिख जाते थे. जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन आप sp लिखते थे. हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 3 है तो sp2 लिखते थे. अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन आप sp3 लिखते थे एंड सो ऑन. ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल हम लोग कैलकुलेट करके लिखते थे. दूसरा मेथड ये हम बताएं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो टोटल सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लीजिए और उसमें ऐड कर दीजिए कौन सा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के बराबर होगा और उसके हिसाब से फिर हाइब्रिडाइजेशन लिख दीजिए. तो इस पे लॉट ऑफ प्रैक्टिस की जरूरत है. उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस जरूर किए होंगे, नहीं तो आप भूलेंगे. प्रैक्टिस के बिना भूलता है आदमी. आइए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ना. इसको भी SPR थ्योरी भी हम लोग कहते हैं, शॉर्ट में कहते हैं. इंपॉर्टेंट थ्योरी है. ठीक है, सैडविक और पॉल का ये दिया हुआ है. सैडविक पॉल का कहना था कि अगर कोई मॉलिक्यूल हो और उस पर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो, सिर्फ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ही हो, तो उसका शेप जो होगा सिमेट्रिकल होगा. कंपाउंड कैसा होगा? सिमेट्रिकल होगा. हाँ, एटम कैसा होना चाहिए? सेंट्रल एटम के साथ अटैच्ड जो एटम होंगे वो आइडेंटिकल होना चाहिए. जैसे CH4 तो कार्बन सेंट्रल एटम हो गया, चारों हाइड्रोजन इस पर क्या आइडेंटिकल होंगे. कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के साथ दो दो ऑक्सीजन लगा हुआ है, दोनों आइडेंटिकल एटम है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो जाएगा. BF3 ना, बोरोन के साथ फ्लोरीन लगा हुआ है, तीनों इक्विवेलेंट है, आइडेंटिकल एटम है ना, इसका शेप ये सिमेट्रिकल हो जाएगा. सिमेट्रिकल जहां पर भी शेप होगा, ठीक है, बॉन्ड एंगल पर कोई असर नहीं पड़ता है, शेप पर कोई असर नहीं पड़ता है. जैसे BF3 का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हो जाएगा, शेप इसका ट्रायंगुलर हो जाएगा. CH4sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आता है, ये आपका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 109 डिग्री 28 मिनट ना, शेप टेट्राहेड्रल हो जाएगा. उसी तरह से CO2 का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? sp होता है ना, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, शेप इसका लीनियर हो गया. मतलब कहने के कोई भी आपका ऐसे मॉलिक्यूल्स हो जिसका जिसमें सेंट्रल एटम से अटैच्ड एटम कैसे हो? आइडेंटिकल हो, हैविंग नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उस पर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो, तो उसका शेप और बॉन्ड एंगल दोनों सिमिलर होगा, एज इट इज होगा, उस पर कोई डेविएशन नहीं होता है. मॉलिक्यूल्स जो होगा, कंपाउंड आपका सिमेट्रिकल होगा, शेप आपका क्या होगा? रेगुलर होगा, उसमें कोई हेर फेर नहीं होता है, कोई चेंजिंग नहीं आता है. लेकिन अगर सेंट्रल एटम पर बॉन्ड पेयर के अलावा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, ठीक है, तो उसका मॉलिक्यूल्स का शेप जो होता है वह आपका अनसिमेट्रिकल हो जाता है, सिमेट्रिकल नहीं होगा, अनसिमेट्रिकल हो जाता है. अनसिमेट्रिकल होने का वजह क्या है? क्योंकि वहां पर लोन पेयर होंगे, लोन पेयर एक दूसरे के नज़दीक होंगे. जब नज़दीक होंगे तो वहाँ सेम चार्जेज होगा, जब सेम चार्जेज होगा तो दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, दोनों के बीच में रिपल्शन होगा तो वह बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को रिपेल करता रहेगा. तब तक करेगा जब तक वो पार्टिकुलर डायरेक्शन में एटम्स उसके अलाइंड नहीं हो जाए, जहां से वहां पर जिनका मिनिमम रिपल्सिव फोर्स ना काम करने लगे, तब वह जो होगा आपका अलाइंड होगा, जिसके चलते उसका शेप जो होता है अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, बॉन्ड एंगल पर असर पड़ेगा, चेंजेज हो जाते हैं. ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका सेंट्रल एटम है और उसे अटैच्ड एटम जो है वो डिफरेंट हो जाए. जैसे CH4 है तो अटैच्ड हाइड्रोजन यहाँ पर आइडेंटिकल एटम है, CH4 ना लिख करके हम लिख देते हैं CHCl3. क्या लिख दे? CHCl3. तो 3 ठो क्लोरीन तो आइडेंटिकल है, एक हाइड्रोजन तो अलग हो गया, तो उसका शेप बॉन्ड एंगल पर असर पड़ने लगेगा.
ठीक है, यही यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आइए हम लोग अब देखते हैं, अगर जिसमें अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अलावा ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के अलावा अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होगा, वहाँ रिपल्सिव फोर्सेज होंगे। या फिर अगर एक एटम के साथ, सेंट्रल एटम के साथ डिफरेंट एटम्स अटैच हो तो वहाँ पर अनइक्वल फोर्सेज काम करेंगे, और अनइक्वल फोर्सेज काम करने से उसका शेप जो होता है आपका रेगुलर नहीं, सिमेट्रिकल नहीं, बल्कि अनसिमेट्रिकल हो जाता है। बॉन्ड एंगल और ये क्या कहा जाता है, शेप, दोनों पर असर पड़ता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिपल्सिव फोर्स जो लगता है वो लोन पेयर के बीच में लगता है। क्यों? क्योंकि फ्री होते हैं ना, मतलब ये बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं करते हैं, सिर्फ एक एटम से एसोसिएटेड होता है। ठीक है, जबकि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दो एटम के न्यूक्लियाई से एसोसिएटेड होता है, और लोन पेयर जो होते हैं एक एटम्स के न्यूक्लियस से एसोसिएटेड होता है। इसीलिए इसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होता है, और सबसे कम रिपल्शन जो होता है बॉन्ड पेयर में होता है। एक चीज आप याद रखेंगे, बॉन्ड एंगल जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का होता है। कहा जाता है बाय इंक्रीजिंग वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंगल इज डिक्रीज्ड बाय 2.5 डिग्री से डिक्रीज कर जाता है। आइए हम लोग इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे CH4 हो गया, NH3 हो गया, H2O हो गया, तो CH4 का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3, NH3 का हाइब्रिडाइजेशन sp3, H2O का हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक है, अब देखिए इसमें एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, सिर्फ चार बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। देखिए बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री है। ठीक है, तो ये इसमें आपका क्या कहा जाता है, इसका शेप जो है सिमेट्रिकल हो गया, बॉन्ड एंगल एज इट इज है। अमोनिया में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाता है, तो देखिए एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से बॉन्ड एंगल डेविएट कर गया, शेप पर भी इसका असर पड़ेगा, डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है आपका ना। अब आ जाइए H2O, तो H2O में दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या हो गया, बॉन्ड एंगल फिर घट गया। इसीलिए कहा जाता है बॉन्ड एंगल जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब माइंड में जा रहा होगा कि सर नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने से कौन सा आफत आ जाता है जिसके चलते क्या कहा जाता है, बॉन्ड एंगल घट रहा है। तो माय डियर देखिए, मैं थोड़ा एग्जांपल लेकर के आपको समझा दूं। जैसे NH3 आप ले लीजिए, NH3 ले लिए, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये एक न्यूक्लियस ही सिर्फ नाइट्रोजन के न्यूक्लियस से एसोसिएटेड है। यह लोन पेयर इसके बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। बॉन्ड बनाने में जो इलेक्ट्रॉन इंगेज होते हैं उस इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड पेयर कहते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये बॉन्ड पेयर कहलाएगा। ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। ठीक है, अब ये आपका जो बॉन्ड पेयर होगा, ठीक है, भाग करके नीचे की तरफ आएगा, इधर आएगा, रिपल्सिव फोर्स के चलते, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज्यादा होता है, तब ये बॉन्ड पेयर भी एक दूसरे को नजदीक आने से रिपेल करने लगेगा, क्योंकि नजदीक आने से, डिस्टेंस घटने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन क्या होता है, ठीक है, बढ़ता है। तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से फिर भाग करके थोड़ा सा और डिस्टेंस बढ़ा लेगा, इतने डिस्टेंस पर अपने आप को अलाइन कर लेगा ना। कितना पर करता है, एमोनिया में 107 पर कर लेता है, जिससे क्या होगा, इसका आपका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से घट जाता है। आइए वाटर के केस में आप देख लीजिए, तो वाटर के केस में आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, दो इलेक्ट्रॉन है। कैसे समझेंगे कि उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आइए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का 6 है, 6 में आपका एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया शेयर करके, एक इसके साथ बना लिया, तो दो इलेक्ट्रॉन इंगेज हो गया, इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 4 बच गए। 4 बराबर कितना पेयर, 2 पेयर, तो इसमें दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। these two lone pair of electron will repel to each other, consequently they will move apart and they will move towards the bonded electron. Now there will be lone pair bond pair repulsion, lone pair bond pair repulsion, so that the water molecules will come closer to each other. Now their bonded electron, there is bond pair, their bonded electron will repel to each other, consequently hydrogen will align itself at a certain distance where there will be minimum repulsive force, and these are aligned at 105 degree.
ठीक है। दस बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज, जैसे जैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा बॉन्ड एंगल आपका क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज करता चला जाएगा। इसी को हम लोग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कहते हैं। बुक वगैरह से पढ़िएगा, जल्दी क्लियर नहीं करेगा, लैंग्वेज बड़ी हेरा फेरी वाला लैंग्वेज देता है, इसलिए इसको एक बार से समझ लिए हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये याद हो जाएगा। एक बार रिकॉल करा दो, अगर सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मॉलिक्यूल और आइडेंटिकल एटम्स हो, दोनों कंडीशन होना चाहिए। सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं हो और उससे बॉन्डेड एटम जो हो आइडेंटिकल हो, तो उसका शेप जो होगा सिमेट्रिकल होगा, जिसके चलते बॉन्ड एंगल एज इट इज हो जाएगा। लेकिन अगर कोई सेंट्रल एटम पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के अलावा लोन पेयर नहीं हो, जैसा कि ऊपर के केस में भी मैं बताया, और उस पर डिफरेंट एटम हो, तो रिपल्सिव फोर्सेज डिफरेंट हो जाएंगे, जिसके चलते उसका शेप जो होगा अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, और अनसिमेट्रिकल होगा तो वो रेगुलर नहीं कहलाता है, उसके बॉन्ड एंगल भी चेंज कर जाते हैं। या अगर किसी मोलिकुल में ना, अगर सेंट्रल एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, यह स्ट्रॉन्ग माना जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक न्यूक्लियस से होता है, ज़्यादा फ्री होता है। तो ये लोन पेयर रिपल्शन होगा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, फिर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है, और कंसिक्वेंटली आपका ये रिपल्सिव फोर्स डिक्रीज करता चला जाता है, जिसके चलते मॉलिक्यूल्स का शेप जो होता है अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, बॉन्ड एंगल आपका एज इट इज नहीं रहता है, नॉर्मल बॉन्ड एंगल नहीं होगा, नॉर्मल बॉन्ड एंगल होगा, और यह डिपेंड करता है किस पर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। एंड द बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइए बॉन्ड्स पैरामीटर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बॉन्ड को मेजर करने के लिए क्या क्या पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी, आइए तो सबसे पहले हम लोग बॉन्ड लेंथ पढ़ते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ क्या है, दो एटम के बीच के न्यूक्लियस का एवरेज डिस्टेंस हम लोग निकाल ले, तो उसी के एवरेज डिस्टेंस को ही हम लोग बॉन्ड लेंथ कहते हैं। जैसे एक एटम ए है, दूसरा बी है, ठीक है, इसका न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लिए, ठीक है। यह जनरली एंगस्ट्रम में मेजर किया जाता है। उस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम इज नोन एज बॉन्ड लेंथ एंड इज जनरली मेजर्ड इन एंगस्ट्रम। इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एटम। यह आपको उस एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है, साइज पर भी डिपेंड करता है। सपोज कि दो एटम ए और बी यहाँ पर हम लोग लिए हुए हैं, ठीक है। इसका एटॉमिक रेडियस आपका आर ए मान लिए, इसका आपका एटॉमिक रेडियस आर बी है, तो दोनों को सम टोटल कर दीजिए, दोनों का जो डायमीटर के बराबर आ गया, तो दोनों के रेडियस का जो सम टोटल होगा वही आपका बॉन्ड लेंथ होगा। वेयर आर ए इज कोवैलेंट रेडियस ऑफ ए, आर बी इज कोवैलेंट रेडियस ऑफ बी, एक्स ए मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, एक्स बी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी हो गया। तब हम लोग कहते हैं इफ आर ए बराबर आर बी, दोनों अगर एटम इक्वल हो तो दोनों का रेडियस बराबर होगा, तब उस केस में बॉन्ड लेंथ जो होगा उसके रेडियस के जस्ट डबल हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर ऐसा केस हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेज जो हो जीरो नहीं हो, जैसे ऊपर वाले केस में क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेज हम लोग जीरो कर लिए, यानी दोनों एटम सिमिलर एटम हो, ठीक है, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल हो। लेकिन अगर ए और बी दोनों अलग अलग हो जाए, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल हो जाए, तब जो होता है बॉन्ड लेंथ जो होता है इस फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं, आर ए bond length is equal to Ra plus Rb into 0.9 into Xa minus Xb in angstrom। Xa जहाँ हो गया आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम A माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम B, इस फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो गया एटॉमिक रेडियस ऑफ A, एटॉमिक रेडियस ऑफ B। कब, जब दोनों तो डिफरेंट एटम हो जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेज कुछ ना कुछ आ रहे हो, तो हम लोग बी वाले में इतना से मल्टीप्लाई करके तब हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपको बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करने का तरीका। आइए हम लोग फैक्टर्स देखते हैं अफेक्टिंग द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो बॉन्ड लेंथ जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर भी डिपेंड करता है, और ये आपका बॉन्ड लेंथ जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर दोनों जगह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टाइप हो गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको टाइप होना चाहिए था BL बॉन्ड लेंथ ना, यहाँ पर मैं लिख ही दे रहा हूँ BL मतलब बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। जैसे देखो फ्लोरीन है, क्लोरीन है,
ब्रोमीन है और आयोडीन है। तो सबसे ज्यादा ये क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका है, फ्लोरीन का है, तब क्लोरीन का है, तब ब्रोमीन का है, तब आयोडीन का सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ड्यू टू हाई, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टू itself. Since in this case the electronegativity of fluorine is larger, that is why it will attract the bonded electron towards itself. Consequently the distance between hydrogen and fluorine will decrease. That is why its bond length is smaller. While in the case of the hydrogen iodide, the electronegativity of iodine is very less. That is why its attracting tendency to attract the bonded electron towards self is very less. That is why the distance between the nucleus of hydrogen iodine will be larger. Consequently its bond length will be higher. Thus we can say that bond length is inversely proportional to electronegativity difference between the concerned atom. ठीक है, आइए अब आपका नेक्स्ट हम लोग फैक्टर पढ़ने जा रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड को हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग बॉन्ड ऑर्डर से लेकर समझते हैं। तो बॉन्ड लेंथ जो होता है बॉन्ड ऑर्डर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसमें जितना बॉन्ड ऑर्डर होगा, ठीक है, उसका बॉन्ड लेंथ उतना ही छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑर्डर 1, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर 2, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर 3। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ देखिए 1.54 एंगस्ट्रॉम, इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम, इसमें 1.54 था, ट्रिपल बॉन्ड में हो गया 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का हो गया 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो देख क्या रहे हैं आप, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, ठीक है, आपका बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज करता चला जा रहा है। तो बॉन्ड एनर्जी, हाँ, तो अब इस पर क्या असर पड़ेगा, जिसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, दो लकड़ी आपको दे दिया जाए, एक 4 फीट का लकड़ी दे दिया जाए, ठीक है, और एक दे दिया जाता है 3 इंच का, किसको आसानी से आप तोड़ दीजिएगा, 4 फीट वाले को। क्यों, क्योंकि लेंथ बड़ा है, आसानी से पकड़ के तोड़ दीजिएगा, एनर्जी कम लगाना पड़ेगा। लेकिन वही 3 इंच का है तो उस पर एनर्जी आपको ज्यादा देना पड़ेगा। thus we can say that bond energy is inversely proportional to bond length। अगर बॉन्ड लेंथ किसी का ज्यादा है तो डिस्टेंस न्यूक्लियस के बीच में ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को कम फोर्स से खींचेगा, हल्का सा एनर्जी देंगे, बॉन्ड टूट जाएगा। यही वजह है कि बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, जैसे इस केस में देख लीजिए, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ आपका कितना है 1.20 एंगस्ट्रॉम, इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो गया है आपका, हाँ, एक बॉन्ड का पढ़ रहे थे हम। ठीक है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो देखो इसके एनर्जी क्या है 1, ये 80 है। यहाँ पर 2 बॉन्ड है तो 2 को तोड़ने में क्या होगा, डबल एनर्जी लगेगा, डबल एनर्जी लगेगा तो उसमें एनर्जी फिर बढ़ गई। यहाँ 3 बॉन्ड हो गया और एनर्जी बढ़ जाएगा यहाँ तोड़ने में। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, किसका, बॉन्ड लेंथ का। बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ जाए तो बॉन्ड एनर्जी कम होगा। क्यों कम होगा, सपोज कि HCl हम लोग ले लिए या HI ले लिए, ठीक है, तो HI लेने में बॉन्ड, इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच में फोर्स कम लग रहा है। ये आयोडीन इसके इलेक्ट्रॉन को कम फोर्स से खींचेगा और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को कम फोर्स से खींचेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से। तो ये लेंथ बढ़ गया तो फोर्स कम लग रहा है, तो हल्का से एनर्जी दोगे ये टूट जाएगा। यही वजह है कि ये आसानी से टूटेगा, जबकि HF आपका जल्दी नहीं टूटेगा क्योंकि बॉन्ड लेंथ छोटा है। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स देखते हैं, इस पर क्या है ना। नेक्स्ट फैक्टर है आपका रिजोनेंस। एग्जाम्पल इन बेंजीन, बेंजीन में जो होता है रिजोनेंस होता है, पाई बॉन्ड कभी यहाँ है तो दूसरा जो स्ट्रक्चर बनेगा शिफ्ट करके यहाँ आ जाएगा ना, जस्ट उल्टा हो जाता है। जैसे मैं एक स्ट्रक्चर बना करके दिखला दूं, बेंजीन का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, तो यहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड, पहले डबल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर देख रहे हैं, पढ़ाएंगे रिजोनेंस में कि कैसे होता है। तो इसमें रिजोनेंस में जहाँ पर डबल बॉन्ड था वहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया, जहाँ सिंगल बॉन्ड था वहाँ डबल बॉन्ड हो गया, और फाइनल स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे दे देते हैं। केकुले का दिया हुआ था, वह स्वप्न दिखा था नागराज पर, कैसे वह स्वप्न देखा था, कैसे हुआ बाद में मैं बताऊंगा। आइए हम लोग यहाँ रिजोनेंस के बारे में देख रहे हैं। नेक्स्ट फैक्टर है आपका
रिजोनेंस, क्योंकि अभी हम केमिकल बॉन्ड पढ़ा रहे हैं, आपको फैक्टर्स पढ़ा रहे हैं, उसके हिसाब से आपको डील कर रहा हूँ। तो रिजोनेंस में क्या है, रिजोनेंस है क्या? अच्छा चलो थोड़ा सा 2 वर्ड्स में बता देता हूँ। अगर एक कंपाउंड का सारा प्रॉपर्टीज एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं हो, देन वी इंट्रोड्यूस मोर देन one structure which can explain all the properties of a compound, then this phenomenon is known as a resonance, and the different structure used to explain the properties of a compound is known as a resonating structure, and the final structure is known as a resonance hybrid structure. तो चलिए रिजोनेंस के बारे में हल्का सा आइडिया दे दिया हूँ, इसको फिर से अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले आप देख लीजिए जिस कंपाउंड में अगर रिजोनेंस हो, यहीं पर देखो ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 1.54 एंगस्ट्रॉम, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1.34 एंगस्ट्रॉम, लेकिन बेंजीन रिंग में क्या होता है 1.39 एंगस्ट्रॉम, जो डबल बॉन्ड है वो घट गया, ठीक है, 1.39 हो गया। जो ये जो सिंगल बॉन्ड था, सॉरी जो सिंगल बॉन्ड था वो आपको घट गया, मतलब कि डबल बॉन्ड की तरफ चला गया, और जो डबल बॉन्ड था उसका बढ़ गया, मतलब कि सिंगल बॉन्ड की तरफ बढ़ रहा है, वही तो था। जो जहाँ डबल बॉन्ड था वहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया, जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, इसी को रिजोनेटिंग कहते हैं। तो बेंजीन रिंग में जितने भी बॉन्ड लेंथ होते हैं इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जहाँ रिजोनेंस होगा वो असर डालता है बॉन्ड लेंथ पर, बॉन्ड लेंथ इक्वल कर देता है। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ द बेंजीन, एज यू नो द बॉन्ड लेंथ बिटवीन द कार्बन कार्बन single bond is equal to 1.54 angstrom, whereas that of the carbon carbon double bond is 1.34 angstrom, but in the benzene ring there is both a double bond and single bond. But it is from the experiment is found that all the bond lengths are equal to 1.39 angstrom. Why so? It is due to resonance in which the double bond is shifting toward the single bond and single bond is shifting toward the डबल बॉन्ड। तो इस तरह से हो रहा है जिसकी वजह से उसका बॉन्ड लेंथ यहाँ पर इक्वल हो गया। आइए नेक्स्ट फैक्टर है एस कैरेक्टर ना, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर पर भी डिपेंड करता है। बॉन्ड लेंथ आपका जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है, तो उसका बॉन्ड लेंथ आपका घट जाएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल आप एग्जांपल से देख लीजिए, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। चलो कौन किससे पूछ लूं, अन्नू से पूछ लूं, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। चलो हाइब्रिडेशन बताओ अन्नू। रिया, रिया, अभिषेक, हाँ जी कोई बोलो, अभिषेक बोलो या ब्रिजेश बोलो, कोई बोलो। हाँ क्या बोलो। हाँ कितना? sp3 नहीं, sp3 नहीं होगा, sp होगा ना, कितना होगा? sp होगा, sp हो जाएगा, इसका भी कितना हो जाएगा? sp हो जाएगा, ठीक है। एस कैरेक्टर कितना है? 50% है, ठीक है। अब आ जाओ तुम, दूसरा कंपाउंड में ले लेता हूँ, CH4 ले लेता हूँ, CH4 इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? अमृतांशु प्रिया तुम sp3 होगा, चलो ठीक है, sp3 मैं लिख दिया। इसका ये बता दो एस कैरेक्टर कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। तो देखो एस कैरेक्टर ज्यादा है, 50% है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ कितना है? 1.20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एस कैरेक्टर कितना है? 25%, बॉन्ड लेंथ कितना होता है? 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो एस कैरेक्टर
अगर बढ़ जाए तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, देखिए घट गया, ये 1.20 है, वहाँ जहाँ की आपका sp3 में जिसमें s कैरेक्टर 25% है 1.54 है, तो बॉन्ड लेंथ आपका ये s कैरेक्टर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ आपका डिक्रीज करता है, इसीलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रूफ हो गया क्यों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आइए नेक्स्ट पैरामीटर हम लोगों के पास है बॉन्ड एंगल। द मिनिमम एंगल बिटवीन एनी टू एडजेसेंट बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड एंगल एंड इट इज मेजर्ड इन डिग्री, मिनट एंड सेकेंड में मेजर हुआ होता है ना। जैसे कह रहे थे आपको मैं कि जहाँ पर sp3 हाइब्रिडेशन होगा और नॉर्मल केस है, कोई भी बॉन्ड जो होगा क्या कहा जाता है, डिफरेंट एटम से अटैच नहीं हो, कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो, तो उसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा। तो देखो डिग्री और मिनट में मेजर किए थे ना, मिनट के बाद सेकंड भी उसमें आता है, ठीक है। तो हम लोग डिग्री मिनट और सेकंड में मेजर करते हैं बॉन्ड एंगल। ये है क्या, तो मिनिमम एंगल बिटवीन एनी टू एडजेसेंट बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड एंगल। चलिए तो ये बता दिए। आइए फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड एंगल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला फैक्टर है आपका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ना। तो बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। अगर एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो ये देख लीजिए sp हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल आपका 180 है, वहां पर BCl3 इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, बॉन्ड एंगल कितना है 120 है, sp3 है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन एस कैरेक्टर क्या हो गया, फिर घट गया, तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया आपका, बॉन्ड एंगल फिर घट गया। मतलब BA जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होता है, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसके ऑर्बिटल जो होता है 180 पर अलाइंड हो जाते हैं, अलाइंड हो जाएंगे, ठीक है। sp में तो ही तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है इसमें, तो कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं, लीनियर हो जाता है। और इसमें एंगुलर हो गया था, इसमें टेट्राहेड्रल हो गया था, तो बॉन्ड एंगल जाहिर सी बात है उसका घटेगा। आइए नेक्स्ट फैक्टर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ जाए तो रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होगा, और रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होगा तो वो बेंड कर जाएगा, बेंड करेगा तो क्या कहा जाता है, बॉन्ड एंगल घट जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए CH4 में कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, जीरो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। अमोनिया में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया, थोड़ा सा और घट गया। वाटर में दो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वाटर में कितने हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये दो देखिए ना, तो बॉन्ड एंगल जो है और घट गया, 104 हो गया आपका डिग्री में। नेक्स्ट फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अगर सेंट्रल एटम किसी का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो बॉन्ड एंगल उसका ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे H2O में और H2S में देख लीजिए, तो H2O में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें रिपल्सिव फोर्स जो होगा किसके किसके बीच में, बॉन्ड पेयर के बीच में ज्यादा होगा, ठीक है। तो रिपल्शन के चलते आपका ये एक दूसरे से दूर भागे रहेगा, इसलिए आपका यहाँ पर ये बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, 105 डिग्री हो गया। जबकि NH2 में यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के नजदीक बहुत कम आएगा, इसके नजदीक कम आएगा तो इस पर रिपल्सिव फोर्स कम लगेगा। देखो सिंस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द हाइड्रोजन, consequently the bonded electron will shift toward the oxygen atom. That is why the electron density at near the oxygen atom is very high. Therefore there will be more electronic repulsion between the bond pair electron. In the case of the water, consequently it will expand, it will align itself in such a direction that there will be minimum force and it will be aligned at 105 degree. While in the case of the H2S, the electronegativity of sulfur is less, consequently the bonded electron of hydrogen and sulfur will slightly shift toward the sulfur atom. Consequently electron density in the comparison of oxygen at sulfur is very less, consequently the repulsive force between bond pair electron is very less, that is why its bond angle is less, ठीक है। आइए नेक्स्ट है आपका साइड एटम। तो साइड एटम में हम लोग देखते हैं कि बॉन्ड एंगल जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे अगर कोई एटम साइड एटम अटैच हो, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वहां पर तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगने की वजह से क्या होगा, आपका बॉन्ड एंगल पर असर पड़ेगा। आइए हम लोग देखते हैं कुछ फैक्टर, और एक बॉन्ड एंगल ये भी है, साइज ऑफ एटम पर भी डिपेंड करता है आपका, ठीक है। तो देखिए बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम। तो यहाँ पर आपका बॉन्डेड एटम कौन है, क्लोरीन है। यहाँ पर बॉन्डेड एटम कौन है, आपका
क्लोरीन है, यहाँ पर आपका फ्लोरीन है। तो आपका यहाँ पर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से बॉन्ड एंगल क्या होगा, इसका घट जाएगा। वहीं इस केस में ना यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके कंपेरिजन में, फ्लोरीन के कंपेरिजन में। तो कम रहने से क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स कम लगेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन है इसके वजह से, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। वही चीज है, कम इलेक्ट्रॉन खींचाएगा तो रिपल्सिव फोर्स कम लगेगा, कम लगेगा तो ज्यादा दूरी पर होगा। अब आइए हम लोग बॉन्ड एंगल देखते हैं। यहाँ पर BF3 है, PCl3 है, BRF3 है, PI3। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम डिक्रीजेज, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रहा है बॉन्ड एंगल आपका क्या होता चला जा रहा है, इंक्रीज करता चला जा रहा है। OF2 में देख लीजिए, Cl2O में देख लीजिए, Br2O में देख लीजिए, तो साइड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने की वजह से बॉन्ड एंगल इसका बढ़ता चला जाता है। सिमिलरली इन द केस ऑफ Cl2O एंड H2O, ठीक है। तो यहाँ पर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये आपका कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बॉन्ड एंगल ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ क्लोरीन, तो यहाँ साइज पर डील हुआ है ना, यहाँ पर क्लोरीन का साइज बड़ा है, किससे के रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा है, तो जाहिर सी बात है बॉन्ड एंगल इसका क्या हो जाएगा, आपका ज़्यादा हो जाएगा। आइए बॉन्ड एनर्जी हम लोग देखते हैं। बॉन्ड एनर्जी दो तरह का होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी लगेगा बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी कहलाता है, और बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहलाता है। अब आइए हम एक बार फिर से इसको देखते हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एनी बॉन्ड इज formed is known as bond energy or bond formation energy, while the amount of energy required to dissociate any bond is known as bond dissociation energy. But calculation of released energy is more difficult than the dissociation energy. Therefore dissociation energy of a bond is calculated and is assumed as a bond energy or bond formation energy. तो आपका बॉन्ड रिलीज एनर्जी डिफिकल्ट होता है मेजर करने में, डिसोसिएशन एनर्जी आसान होता है ये करने में, ठीक है। इसीलिए हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को ही बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी भी कह देते हैं, या सिंपली बॉन्ड एनर्जी भी कह सकते हैं। और इसमें दो केस हम लोगों को पढ़ना है। इन डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सपोज किया डी अगर है ना, तो आपको ये ऑर्डर होगा आपका N2, तब O2 का, तब H2 का, तब F2 का होता है। फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बॉन्ड एनर्जी जो होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग दोनों केस को फिर से चर्चा करते हैं फैक्टर्स के साथ। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी जो होगा आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेज होगा। जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा ना, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन विल बी शिफ्टेड, विल बी अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड द एटम, consequently it will require more energy to break the bond. That is why bond dissociation energy will be high. Certainly the electronegativity of fluorine is higher, it has more tendency to drag the bonded electron of hydrogen towards itself. Consequently bond length will decrease and bond dissociation energy will increase, because there is a strong forces, therefore it will require more energy to break the bond. While in the case of Hi, the electronegativity of iodine is very less, consequently it will attract less bonded electron towards itself, therefore due to less forces it requires less energy to break the bond. That is why its bond dissociation energy or the bond energy is very less. नेक्स्ट है आपका बॉन्ड ऑर्डर ना, जिसमें जिसका जितना बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज्यादा एनर्जी लगेगा। जैसे एक आदमी को सपोज कि राकेश को एक डंडा दिया गया, और क्या कहा जाता है, प्रिंस को दो डंडा दे दिया उसी साइज का, इक्वल स्ट्रेंथ का, और किसको दे दें हम, ब्रिजेश को तीन डंडा तोड़ने के लिए एक साथ की तोड़ो ना, तो किस में एनर्जी कम लगेगा, पहले वाले केस में जिसको एक डंडा मिला है तोड़ने के लिए आराम से तोड़ देगा उस पर प्रेशर डाल करके, लेकिन ब्रिजेश से जल्दी नहीं टूटेगा क्योंकि बेचारा को तीन डंडा दिया गया है बांध करके जल्दी से। यूनिटी इज स्ट्रेंथ में कहानी टीचर सुनाते थे बचपन में हम लोगों को, ठीक है। तो तीन बॉन्ड की यूनिटी है, वहाँ जल्दी नहीं टूटेगा। तो दस कैन से दैट द बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? द नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन ए कंसर्न बिटवीन टू एटम इज नोन एज बॉन्ड ऑर्डर, या नंबर ऑफ बॉन्ड के बराबर होता है। एटॉमिक साइज के यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल
नॉर्मल होता है। जैसे जैसे साइज बढ़ता चला जाएगा ना, सेपरेटिंग डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा, घटता चला जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा टाइप करने में दिक्कत हो रहा था, तो 2 बॉन्ड यहाँ, 1 बॉन्ड यहाँ बन गया है जी। ये ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग कुछ एक्सेप्शन केस देखते हैं। याद रखना, बॉन्ड एनर्जी घटेगा कब, जब आर बढ़ेगा ना। यहाँ पर उसी का एग्जाम्पल है आपका, नाइट्रोजन के केस में है। यहाँ कार्बन कार्बन नाइट्रोजन वो एक ही चीज टाइप हो गया है। यहाँ कार्बन कार्बन है, तो कार्बन और नाइट्रोजन में आपका रेडियस किसका छोटा है, इसका छोटा है, नाइट्रोजन का रेडियस छोटा है, तो डिस्टेंस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कम होगा, तो इसको तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा लगेगा और इसको तोड़ने में एनर्जी कम लगेगा, इसीलिए बॉन्ड एनर्जी इसका ज़्यादा हो गया। क्यों, क्योंकि इसका साइज छोटा था। एक्सेप्शन है आपका ना, जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन में कोई दिक्कत नहीं है, इसका साइज बड़ा है। क्लोरीन का जब साइज बड़ा है तो इसको तोड़ने में एनर्जी कम लगेगा, इससे इसका साइज और बड़ा है। तो इसमें होता क्या है आपका कि ब्रोमीन का ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन और उससे भी बॉन्ड यहाँ पर क्या उल्टा सीधा तो नहीं ना हो गया है। देखो एक्चुअली कुछ है ना, कुछ लग रहा है। आइए इसको मैं आपको ऐसे बता दूं, सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ जो है आपका आयोडीन का है, ठीक है। तो आयोडीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होना चाहिए सबसे कम होना चाहिए, तो देखो सबसे कम है ना, हल्का सा एनर्जी दीजिएगा टूट जाएगा। लेकिन फ्लोरीन का तो साइज छोटा है, इसको तो एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए था तब टूटता, ठीक है। तो लेकिन फिर भी ऐसा नहीं, तब ब्रोमीन का साइज है, तो ब्रोमीन का साइज थोड़ा सा क्या कहा जाता है, बड़ा होता है, इसको और एनर्जी देते हैं। आयोडीन से थोड़ा सा छोटा है तो थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी लगता। क्लोरीन का आपका बॉन्ड लेंथ बहुत कम है, तो और ज़्यादा एनर्जी इसको देना पड़ता तोड़ने के लिए। लेकिन फ्लोरीन का तो और ज़्यादा एनर्जी लगना चाहिए था टूटने के लिए, लेकिन थोड़ा सा एनर्जी देने पर ही टूट जाता। जस्ट I2 से इसकी एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि साइज ऑफ फ्लोरीन वेरी स्मॉल एंड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देयर विल बी हाई, ड्यू टू व्हिच देयर विल बी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन द फ्लोरीन atom and fluorine atom. Consequently, due to high repulsive force, it requires less energy to break the bond. That is why the bond dissociation energy of fluorine is less than that of chlorine and bromine molecule, ठीक है। आइए बॉन्ड पोलरिटी, तो बस आज काफी हो गया, कंफ्यूज कीजिएगा फिर ज्यादा, ठीक है। बॉन्ड पोलरिटी से कल पढ़ा देता हूं, कि पढ़ा दो इसको। नो सर, कल ठीक है बेटा। सर हाँ बोलो बेटा। सर फिर से बताइए जो अभी बताएं। अच्छा ठीक है बेटा, अभी जस्ट तुमको बता देता हूँ। सर थोड़ा स्लो बोलिएगा। अच्छा ठीक है, एकदम स्लो हो जाऊंगा। हाँ चलो देखो, अच्छा ये बॉन्ड एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला क्लियर है? यस सर। क्लियर है या इसको भी फिर से? यस सर, फिर से बताइए। चलिए बेटा देखिए, जैसे HII, HF, HCl, HBr और HI, तो सबसे बड़ा साइज है आयोडीन का, या ये कहिए साइज बड़ा तो है ही। इसमें दो फैक्टर से इसको हम डील कर सकते हैं। आइए दोनों फैक्टर से मैं इसको डील करता हूँ। जब साइज बड़ा है तो इसके और इसके बीच का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बड़ा होगा। अब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, लेंथ बढ़ने से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा, घट जाएगा, आसानी से टूट जाएगा, इसीलिए सबसे कम है। फ्लोरीन के केस में सबसे छोटा साइज है, छोटा साइज होने से बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, बॉन्ड लेंथ जब छोटा होगा तो एनर्जी ज़्यादा लगेगा ब्रेक करने, इसीलिए ज़्यादा होगा। उसी तरह से इसमें हो गया। आइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर इसी को डील करता हूँ। सिंस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ अदर हेलोजन, एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? It is tendency of an atom to attract the bonded pair of electron towards itself. Consequently, fluorine will withdraws more electron towards itself. Consequently, this hydrogen will be, the bond length between hydrogen and fluorine will be smaller. ठीक है, और स्मॉलर होने की वजह से क्या होगा, इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड। व्हाई इट विल रिक्वायर मोर एनर्जी? बिकॉज देयर इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। व्हाई देयर इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फ्लोरीन, which has a tendency to attract the bonded pair of electron to itself. While in the case of Hi, the electronegativity of iodine is very less. Consequently, the bonded electron shifting towards the iodine will be very less. Thus, the force of attraction acting between the electron and nucleus of iodine is very less. ठीक है, जिसके चलते क्या होगा,
फोर्स कम लगेगा, कम टाइटली होल्ड किए हुए इलेक्ट्रॉन को। क्यों टाइटली कम होल्ड किए हुए हैं? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है। क्यों इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है? क्योंकि उसका साइज बड़ा है, ठीक है, जिसके चलते बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा? घट जाएगा। अब आइए बॉन्ड ऑर्डर में। तो बॉन्ड ऑर्डर वाला तो एकदम क्लियर होगा, जहां पर 3 बॉन्ड होगा, 3 डंटा कंसीडर कर लो, तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी ना, इसलिए बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। 2 डंटा कंसीडर कर लो, 2 डंटा है ही डबल बॉन्ड है, मतलब कि 2 बॉन्ड ऑर्डर है, 2 बॉन्ड ऑर्डर बराबर 2 बॉन्ड, तो एनर्जी कुछ ज्यादा लगेगा ना, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा कम लगेगा। इसमें एक ही डंटा था, एक डंटा को आराम से पैर से दबा के तोड़ दीजिए या जैसे तोड़िए टूट जाएगा, इसमें एनर्जी सबसे कम लगेगा। आइए अब हम लोग बॉन्ड एनर्जी को डील करते हैं रेडियस के आधार पर, ठीक है। तो जिस चीज का, जैसे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ले लीजिए, ठीक है, और एक आप ले लीजिए कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है। तो अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होगा इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा। क्यों कम होगा? नाइट्रोजन का साइज छोटा है। नाइट्रोजन का साइज छोटा होने से आपको क्या होगा? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होगा, कम होगा, बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, बॉन्ड लेंथ छोटा होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा लगेगा। कार्बन का डिस्टेंस इसके रिस्पेक्ट में क्या है? थोड़ा सा बड़ा है ना, थोड़ा सा बड़ा होने की वजह से बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा तो एनर्जी कम लगेगा, इसीलिए बॉन्ड ऑर्डर है, ठीक है। अब आ जाइए एक्सेप्शनल केस में, जैसे आ जाइए आप फ्लोरीन, फ्लोरीन छोड़िए, फ्लोरीन को हम लास्ट में डील करते हैं, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में। इसके बाद आप आ जाइए ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच में, ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए आयोडीन आयोडीन के बीच में, ठीक है। तो देखो बॉन्ड लेंथ इसका सबसे बड़ा है, ठीक है। तो आयोडीन का बॉन्ड लेंथ बड़ा होने की वजह से साइज क्या होगा? बड़ा होगा, ये बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाएगा ना, तो कम एनर्जी लगेगा, कम एनर्जी में ही टूट जाएगा, इसलिए इसकी एनर्जी सबसे मिनिमम हो गई, लिस्ट हो गई। देखो इस ऑर्डर में यहाँ सबसे पीछे है, कम है। अब आ जाओ क्लोरीन का, तो क्लोरीन का साइज इन तीनों में सबसे छोटा है, छोटा साइज होने की वजह से बॉन्ड लेंथ कम होगा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा? हाई होगा। यही वजह है कि इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत हाई है। और ब्रोमीन का इससे साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है, बढ़ने से क्या होगा? बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा? घट जाएगा, इसलिए ब्रोमीन का घट जाता है। लेकिन फ्लोरीन का तो और घट जाना, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होना चाहिए था। क्यों ज्यादा होना चाहिए था? क्योंकि साइज छोटा है, तो साइज छोटा होने से बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया, बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा तो यहाँ पर कम ये ज्यादा एनर्जी लगता, तब जाके टूटता ये, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, बल्कि इसका आयोडीन से थोड़ा सा ज्यादा है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्यों ऐसा है? आइए, स्मॉल साइज है फ्लोरीन का, दोनों फ्लोरीन है, दोनों में से 7 इलेक्ट्रॉन है, क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन है। कम एरिया होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी यहाँ हाई है, किसमें? फ्लोरीन में, ठीक है। और साइज छोटा है तो एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे के नजदीक आएंगे, नजदीक आने से रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा, जिस फोर्स का नाम हम लोग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन देते हैं। ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन दे विल मूव अपार्ट to minimize the repulsive force. Consequently length will be increased and the bond dissociation energy will be decreased, and finally it will be split up into 2 radical, that is fluorine free radical and fluorine free radical, ठीक है। any more question please? चलो बेटा पूछो। ठीक है बेटा, तो रुक जाइए थोड़ा सा, अटेंडेंस हमको लेने दीजिए, अटेंडेंस लेने के बाद फिर आप जाइएगा। 16 बच्चे थे, 16 बच्चे से 12 पर कैसे आ गया अटेंडेंस के? पहले मत जाया कीजिए। बाय द वे अटेंडेंस जिनका छूट गया होगा अटेंडेंस आप बनवाएंगे। कोई एक बच्चे का छूट रहा है, अभिषेक कुमार प्रेजेंट है, अभिषेक राज का बना हुआ है अटेंडेंस, देख लो। अमृता सिन्हा, अमृतांशु प्रिया, आनंद कुमार, अनु सिन्हा, ब्रिजेश मल्होत्रा, कैफ का बना हुआ है, प्रिंस पटेल, प्रिया कुमारी, सोनम कुमारी, जिशान। अन्नू का छूट रहा है, अन्नू। और किसी का छूट रहा है तो बोलो। हाँ जी बोलो। सर मेरा हाँ नाम बोलो बेटा। संजीवनी।
संजीवनी, तुम्हारा डेली क्यों छोड़ जा रहे हैं भाई? राकेश। हाँ बेटा बना देता हूँ। संजीवनी, हाँ राकेश बना देता हूँ। राकेश, हाँ राकेश आप कहोगे। और कोई बोलिए जिनका छूट रहा है। सर प्रवीण आनंद। प्रवीण आनंद, हाँ प्रवीण बना दिया हूँ। और बोलिए। सबका हो गया ना अटेंडेंस? आज तो डेट कितना हो गया जी? आज तो 23 तारीख हो गया। 23 कर दे रहा हूँ। क्लास आपका 11th है, 11th में बदल दिया हूँ। ठीक है, अब इसको डाउनलोड कर देता हूँ एक्सेल में, सेव कर देता हूँ अटेंडेंस। ठीक है बेटा, जा सकते हैं, आपका अटेंडेंस हो गया।